नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज। इस सीरीज में आज हम एक नया चैप्टर 7 इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ जेट, इसको हम बोल सकते हैं जेट आघात, है ना। तो जेट आघात, इम्पैक्ट ऑफ जेट क्या होता है और ये इम्पैक्ट ऑफ जेट कैसे फॉर्म होता है और इसका क्या यूज़ है, आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ जेट क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि जेट क्या होता है। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि कोई भी एक पाइप होता है, मान लो इस तरीके से एक पाइप है। ठीक है, और इस पाइप में इस डायरेक्शन में कोई फ्लूइड या वाटर ले लेते हैं, वाटर इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस पाइप, तो ये पाइप में जो वाटर फ्लो हो रहा है इसके अंदर क्या होता है, इसमें प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर के साथ ये क्या होता है, फ्लो होता है। अब इसके एक सिरे पे हम लोग क्या कर देते हैं, इस तरीके से इस एरिया को हम कन्वर्ज कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको कन्वर्ज कर दिया। मतलब कन्वर्ज किया मतलब पाइप का जो डायमीटर था उसको वैसा हमने कम डायमीटर कर दिया। तो ये छोटा वाला जो हिस्सा यहाँ पे हमने कनेक्ट किया हुआ है, जो कन्वर्जिंग पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं नोजल। ठीक है, मतलब पाइप के दूसरे सिरे में हमने क्या कर दिया, एक नोजल कनेक्ट कर दिया है। अब ये हाई प्रेशर में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा था, वाटर फ्लो हो रहा था, वो कन्वर्ज हो जाएगा और इस छोटे से डायमीटर से वाटर फ्लो होना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से इस नोजल के टिप से जो वाटर या फ्लूइड पार्टिकल बाहर आएगा, है ना, यहाँ पे एक धारा के फॉर्म में आता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जेट। ये जेट कहलाता है ना। तो किसी भी पाइप के एक सिरे में कनेक्ट नोजल से निकलने वाला जो वाटर है या फ्लूइड है, वो क्या होता है, जेट के फॉर्म में बाहर आता है ना। ये जेट का क्या होता है, पहले प्रेशर हाई था, अब एरिया कम कर दिया हमने। तो एरिया कम करने की वजह से क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ गया। तो यहाँ से क्या होता है, जो जेट नोजल से बाहर आता है उसमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होता है, वेग होता है। वेग इसमें होता है, वेलोसिटी इसका अधिक होता है। तो यहाँ पे इसमें अधिक क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। मतलब प्रेशर पहले जाता था तो प्रेशर हेड किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक हेड में कन्वर्ट हो गया, या प्रेशर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, नोजल की वजह से। तो नोजल एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, फ्लूइड के प्रेशर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। तो ये अधिक वेलोसिटी होता है। तो ये जेट के फॉर्म में बाहर आया। अब ये जेट के फॉर्म में जो फ्लूइड या वाटर बाहर आ रहा है उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है और इसमें एक कार्य करने की क्षमता होती है। इसमें के द्वारा हम बल लगा सकते हैं किसी भी चीज़ में। तो क्या करते हैं, अगर इस जेट, यहाँ से जो जेट बाहर आ रहा है उसके सामने कोई प्लेट हम लोग रख देते हैं इस तरीके से, है ना। चाहे ये प्लेट क्या हो, फिक्स हो या हो सकता है गतिमान हो, स्थिर ना हो कि क्या करे, आगे गति करे ये जेट के साथ। ठीक है, तो कोई भी प्लेट हो सकता है, स्थिर अवस्था में हो सकता है या गतिमान अवस्था में हो सकता है ये प्लेट। ठीक है, तो ये जेट, नोजल से निकला हुआ जेट क्या करेगा, इस प्लेट पे एक बल आरोपित करेगा, एक फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट करेगा, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा इस प्लेट में। ठीक है, तो ये जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट। समझ आया आपको कि इम्पैक्ट ऑफ जेट क्या होता है, नोजल से निकले हुए जेट के द्वारा उसके सामने रखी हुई किसी प्लेट पे एक बल आरोपित किया जाता है, एक फोर्स लगाया जाता है जिसको हम इम्पैक्ट ऑफ जेट कहते हैं। ठीक है, तो जनरली इम्पैक्ट ऑफ जेट क्या है, इम्पैक्ट ऑफ जेट means the force
exerted on a plate which may be stationary और मूविंग। तो ये आपको इम्पैक्ट ऑफ जेट समझ में आया हो। अब ये जो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है उस जेट के द्वारा इस प्लेट पे, उस फोर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसको हम लोग याद करने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हैं, है ना। फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के द्वितीय समीकरण या द्वितीय नियम का यूज करके हम लोग इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अगर हम इम्पल्स और मोमेंटम के फॉर्म में देखें तो इसको हम इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, कि इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल का हम यूज करके फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो चाहे एक ही चीज है, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ से ही इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल हमको मिलता है। तो चाहे आप न्यूटन सेकेंड लॉ बोलो या इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल बोलो, दोनों में से कोई एक या दोनों एक ही चीज है। तो इस प्रिंसिपल का यूज करके हम जेट द्वारा प्लेट में लगाए गए बल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो प्लेट रखी हुई है वो अलग अलग केसेस हो सकते हैं प्लेट के। ठीक है, कौन कौन से केस हो सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग केसेस ऑफ प्लेट्स। प्लेट के किस तरीके से स्थिति यहाँ पे हो सकती है। सबसे पहला तो हमने बताया कि प्लेट क्या हो सकता है, स्टेशनरी हो सकता है या मूविंग हो सकता है। तो दो कंडीशन होती है। पहला कंडीशन क्या है, फोर्स exerted by jet on stationary प्लेट। कोई प्लेट जो सामने रखी हुई है जेट के सामने, ये जो प्लेट है वो क्या हो, स्टेशनरी हो, फिक्स हो। स्टेशनरी का मतलब ये स्थिर अवस्था में, इसमें कितना भी बल लगा ले ये जेट, ये अपने स्थान पे चेंज नहीं करेगा, स्थिर अवस्था में ही रहेगा जहाँ पे वहाँ पे। तो ये स्टेशनरी प्लेट हो जाएगा। तो पहली स्थिति ये है। अब ये प्लेट स्थिर अवस्था में है तो उसमें भी तीन कंडीशन है। ये जो प्लेट है वो क्या हो सकता है, ये जेट के परपेंडिकुलर हो सकता है, जैसे कि इस स्थिति में है। ये प्लेट क्या हो सकता है, जेट से ऐसे इंक्लाइन कंडीशन में हो सकता है। और तीसरा कंडीशन, ये प्लेट जो है ऐसे कर्व भी हो सकते हैं। तो तीन तरीके से प्लेट हो सकता है, एक वर्टिकल प्लेट, एक इंक्लाइन प्लेट और तीसरा कर्व शेप में प्लेट हो सकते हैं। तो स्टेशनरी के अंदर फिर से तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, प्लेट इज वर्टिकल टू द जेट। याद रखिएगा, जेट से परपेंडिकुलर या जेट से लंबवत प्लेट को रखा गया है। ठीक है, जेट निकल रहा है उससे 90 डिग्री पे लंबवत रखा गया है, तब वो प्लेट वर्टिकल होगा। दूसरी स्थिति क्या है, प्लेट झुका हुआ हो जेट से, कुछ कोण से, है ना। प्लेट इज इंक्लाइंड टू द जेट, जेट से झुका हुआ हो प्लेट। तीसरा है कर्व प्लेट, है ना, जो प्लेट रखी हुई है स्थिर स्टेशनरी कंडीशन में, वो क्या है, कर्व प्लेट है। तो ये स्टेशनरी प्लेट के अंदर तीन स्थितियां हैं। अब दूसरी स्थिति क्या है, फोर्स exerted by jet on moving plate, है ना। ये दूसरी कंडीशन है, जब गतिमान प्लेट में फोर्स लगाया जाए जेट के द्वारा या जेट का लगाया गया बल। इसके अंदर भी वही तीन स्थितियां आएगी। पहला, प्लेट जेट से परपेंडिकुलर होगा लेकिन वो स्थिर नहीं होगा, मूविंग कंडीशन में होगा, प्लेट भी गतिमान करेगा जेट के साथ। प्लेट इज
वर्टिकल टू द जेट। दूसरी कंडीशन है प्लेट इज इंक्लाइंड टू द जेट। और तीसरी कंडीशन है प्लेट इज कर्व। तो ये स्टेशनरी हो या मूविंग कंडीशन में प्लेट रखी हो, दोनों के अंदर ये तीन तीन स्थितियां आती है, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपको ये 6 स्थितियों के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो कोई भी प्लेट हो उसमें जेट के द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है, इसको ज्ञात करने के लिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ का ऑफ मोशन का यूज करते हैं, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बताया, कोई भी वस्तु है, मान लो इस तरीके से एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और वो किसी दिशा में गति कर रही है। तो ये मान लो इस दिशा में गति कर रही है ना, और इस दिशा में गति क्यों करेगा, क्योंकि ये इसी दिशा में इसको बल लगाया जा रहा है ना, मतलब इस वस्तु पर जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में गति करेगी, है ना। तो गति कर रहे हैं मतलब इसमें वेग होगा, इसका वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी होगा तो इसमें एक्सेलरेशन होगा, और ये जो एक्सेलरेशन होगा वो इस फोर्स के कारण इसमें होगा। ठीक है, तो न्यूटन ने क्या बताया, अगर ये कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो उसमें लगने वाला फोर्स, लगने वाला बल किसके बराबर होता है, उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यही क्या है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण जो होगा वो बल की दिशा में ही त्वरण को आपको लेना है हमेशा। ठीक है, F इज इक्वल टू m ए। अब ये न्यूटन के गति का जो नियम है उसको हम अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टर्मिनोलॉजी में लिख सकते हैं। जैसे हम इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, वेग में परिवर्तन बटा समय होता है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन क्या है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेलोसिटी क्या था, प्रारंभिक वेलोसिटी क्या था, इसका डिफरेंस आप निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बटा टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन या त्वरण। ठीक है, अब इसको आप करेंगे, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणित, है ना, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। इस तरीके से आप करेंगे तो ये क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी है, कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आप कर सकते हैं इसमें। ठीक है, चेंज आपको निकालना है कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। ठीक है, बटा टाइम, इस तरीके से होगा। अब ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी मास इंटू फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे, बल बराबर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल मोमेंटम आपको मिलेगा, मोमेंटम मतलब संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो ये इनिशियल वेग है, आरंभिक वेग है और द्रव्यमान है, तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया माइनस फाइनल मोमेंटम बटा टाइम। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मोमेंटम मतलब क्या होता है, मोमेंटम मतलब संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। तो उस फॉर्मूले से हमने इसको लिख लिया
इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम बटा टाइम। तो ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम है ना, चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, मोमेंट संवेग में परिवर्तन का दर है। ठीक है, तो बल बराबर क्या हो गया यहाँ पे, फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन के दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना, चेंज हो रहा है मोमेंटम में और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, मतलब एक दर में हो रहा है। ठीक है, तो ये आप न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बल बराबर किसके बराबर होता है, बल उस वस्तु गतिमान वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इस इक्वेशन से आप देखिए क्या कर सकते हैं, इसको इसी को हम अगर टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर दे, फोर्स इनटू टाइम, बल गुणित समय इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होगा। यहाँ पे हमने टाइम ले दिया तो ये चेंज हो रहा है मोमेंटम में, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब ये फोर्स इनटू टाइम ये किसका फॉर्मूला है, बल गुणित समय, ये इम्पल्स आवेग का फॉर्मूला है ना। फोर्स इम्पल्स मतलब आवेग, आवेग बराबर क्या होता है, बल गुना समय होता है। तो फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू इम्पल्स, तो इसको इम्पल्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो कोई भी वस्तु गतिमान अवस्था में है ना, उसमें बल लग रहा है, गतिमान अवस्था में है, तो उसका जो आवेग होगा वो किसके बराबर होगा, संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल बोलते हैं, या इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल कहते हैं, आवेग संवेग का नियम कहते हैं। तो ये न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आवेग संवेग प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा कैसे ये होता है। ठीक है, तो ये पूरा न्यूटन के गति का द्वितीय नियम ही है, जिससे हम ये तीन अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला तो ये कि बल किसी गतिमान वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस गतिमान वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। और तीसरी बात हम क्या लिख सकते हैं कि उस गतिमान वस्तु पे उत्पन्न आवेग उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, जिसका उपयोग करके किसी भी प्लेट में जेट के द्वारा लगाया गया बल को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।